नमस्कार। संसाधन के बारे में अब तक 2 वीडियोज़ हो चुके हैं जिनमें हम इनकी सामान्य जानकारी तथा इसके विभिन्न प्रकार पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो वीडियो है वो भू संसाधन के बारे में है। भूमि भी एक संसाधन होता है। क्यों? क्योंकि हम भूमि पर रहते हैं और भूमि के पर रहने के साथ हमारे जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं, अगर हमारे क्रियाकलाप की हम बात करें तो 100 में से 90% जो क्रियाकलाप हैं वो भूमि पर ही निर्भर करते हैं। हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन परंतु स्टूडेंट्स सीमित संसाधन है। क्या संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है परंतु प्रकृति का उपहार है भूमि, परंतु ये सीमित है। प्राकृतिक वनस्पति जो होती है वो भूमि पर लगती है, वन्य जीव हैं भूमि पर रहते हैं, मानव का जीवन सिर्फ भूमि पर ही निर्भर है। हमारे जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं, परिवहन, संचार, ये सभी व्यवस्थाएं क्या होती है? ये भूमि पर ही आधारित होती है। परंतु हमें इसका ध्यान रखना होता है क्योंकि ये एक सीमित संसाधन है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो भूमि की योग्यता, जो भूमि का महत्व है वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उसका दुरुपयोग करते हैं। अत्यधिक हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में अगर हम देखें भूमि के भी कई प्रकार माने जाते हैं। भारत की अगर मैं बात करूं, भारत की भूमि को हम मुख्य रूप से अगर बांटना चाहें तो उसको विभिन्न आकृतियों में बांटते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार तथा मैदान। इनकी अगर हम बात करें तो देखो, सर्वाधिक बात करूँ मैं 43% जो भू क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर मैदानी कोई भी भाग मैदान होगा तो वो समतल भूमि होगी। जब नदियाँ पानी बहा करके लाती है तो समतल मैदान में परिवर्तित करती है भूमि को, और उसी पर हम कृषि कार्य कर सकते हैं, अपने उद्योग धंधे कर सकते हैं, अपने कल कारखाने स्थापित कर सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं। तो मैदानी क्षेत्र का सर्वाधिक भूभाग होता है 43%। भारत के क्षेत्र में, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वत की। दूसरा आता है पर्वत। पर्वत वाला जो क्षेत्र है ये पूरे भू क्षेत्र का 30% भाग पर, 43 पर हमने किया है मैदान, 30% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। पर्वत उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि मैदानी क्षेत्र। कारण क्या है? इन्हीं पर्वतों में नदियाँ निकल कर के आती है। नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है और इन्हीं पर्वतों से जब नदियाँ मिट्टी बहा करके लाएगी, जलोढ़ मिट्टी बहा करके लाएगी और समतल भूमि पर ला करके बिछा देगी, तभी कृषि कार्य संभव होता है। इसलिए पर्वतों का भी पूरा योगदान होता है। तो 30% क्षेत्र है उस पर पर्वत फैले हुए हैं। यहाँ पर कुछ 12 मासी नदियाँ होती है जो प्रवाहित होती है, और इन्हीं क्षेत्रों में हम देखते हैं पर्यटन का विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी हमें प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम थर्ड देखते हैं कि देश के कुल 43% पर मैदान, नेक्स्ट हम बात करें 30% पर पर्वत, लेकिन 27% हिस्सा जो है वो कहलाता है पठारी क्षेत्र। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में हमेशा क्या पाए जाते हैं? खनिज, जीवाश्म ईंधन या वनों का अपार संचय इस क्षेत्र में पाया जाता है। हम देखते हैं, हम जब भारत का प्रसंग पढ़ते हैं, दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों का अजायब घर कहलाता है। तो पठारी क्षेत्र कितना हुआ? 27%। यहाँ थोड़ा सा हम मैप में भी देख लेंगे ताकि क्लियर हो जाए। समझ लीजिए ये भारत की पूरी 100% भूमि है, जिनमें से ब्लू कलर में जो ये दिख रहा है ये मैदान है। कितने परसेंट है? 43%। पर्वतों की बात करें 30% और पठारों की बात करें 27%। पठारों में हमें क्या मिलता है? खनिज पदार्थ मिलते हैं। पर्वतों से नदियाँ निकलती है और मैदानी भाग का निर्माण करती है, और मैदानी भाग में ही हमारा सब कुछ जीवन है वो निर्भर करता है। एक सिंपल सा प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर कि भारत की भूमि को भू आकृतियों के आधार पर सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, तो हमें वहाँ पर करना होता है कि मैदानी भाग पाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे कि यह जो भूमि है इसका समय समय पर भिन्न भिन्न समय के अनुसार प्रयोग हुआ है। सबसे प्रारंभिक काल में हम चलेंगे जब मानव के पास में डेवलपमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले आप इस पिक को देखिए और समझिए कि मानव क्या कर रहा है। मानव देखिए आप, हल चला रहा है। क्या कर रहा है? हल चला रहा है। कच्ची सड़क भी नहीं है उसके पास में। घरों की अगर बात करें तो वो झोंपड़ियों में निवास करता है, परंतु हरियाली बहुत अधिक दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर भी खेत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी हरियाली है, सभी जगह पर हरियाली है, परंतु मकान कैसे हैं? कच्चे हैं। लेकिन कुछ समय उपरांत हम देखते हैं परिवर्तन आता है। समय में परिवर्तन के साथ में ही कुछ पक्के मकान भी बन रहे हैं। हल का अब स्थान किसने ले लिया है? ट्रैक्टर ने ले लिया है। कुछ पक्के मकान बने हैं तो कुछ कच्चे भी मिलेंगे। अब क्या आ गया है? विद्युत का उत्पादन इंसान करने लग गया है। यहाँ पर देखिए ये तार लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं। कृषि कार्य अभी भी हरियाली संभव है जो सड़क के किनारे भी मिल रही है हमें। थर्ड की हम बात करते हैं, धीरे धीरे समय में परिवर्तन आया। मनुष्य ने डेवलपमेंट जितना ज़्यादा किया उतना ही आप देखिए पक्के मकान बनने लगे, वो भी
दो दो मंजिल के मकान दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, पहले मनुष्य पैदल चल रहा है लेकिन यहाँ पर गाड़ियों में ज़्यादा चल रहा है। ये देखिए गाड़ियाँ घूम रही है। रोड के किनारे पर क्या लग रही है, लाइट्स लग रही है। यहाँ हम देखते हैं दो दो तीन तीन मंजिल की दुकानें। हाँ, थोड़ी बहुत हरियाली मिलती है, बसें आ रही है जा रही है। समय के साथ में और परिवर्तन आया। और आज की अगर हम बात करें, इसी भूमि का प्रयोग हम कर रहे हैं जिसमें हरियाली ने सीमित स्थान ले लिया है उस भूमि पर, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए पार्क बना हुआ है एक, बाकी सब जगह आप देखिए कि रोड लाइट्स लगी हुई है, बहुमंजिला इमारतें हमें दिखाई दे रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें बतलाती है कि भूमि का उपयोग समय समय के अनुसार परिवर्तित हुआ है। और इसका उपयोग की अगर हम बात करें तो हम इसको 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं भूमि के उपयोग के आधार पर। सबसे पहले श्रेणी हम लेते हैं वन। क्या लेते हैं, वन। तो भूमि का उपयोग हमने लिया वन की श्रेणी में कि भाई खूब सारे वन लगा दो, आवश्यक भी है हमारे लिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। वन हो चुका है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। तात्पर्य क्या है कि अनुपलब्ध भूमि 2 प्रकार से उगती है। एक ये हो सकता है कि भूमि ही बंजर है। क्या है, भूमि बंजर है तो वहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो सकता। दूसरा, गैर कृषि प्रयोगों के लिए हमें यूज लेनी पड़ती है। जैसे कि हम मकान बनाएंगे, अब सभी क्षेत्र में अगर कृषि कार्य ही कर लेंगे तो हम मकान बना करके कहाँ रहेंगे, सड़कें कहाँ से निकलेगी, कारखाने कहाँ स्थापित होंगे। तो यह दूसरा प्रकार हमने देखा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। थर्ड हम बात करते हैं पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। देखिए पड़ती भूमि वह भूमि होती है जिसे कुछ निश्चित समय के लिए कृषि कार्य बंद किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन सी भूमि, पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। जैसे कि स्थायी चारागाह होते हैं, कुछ क्षेत्रों को हम गोचर भूमि घोषित कर देते हैं, चारागाह भूमि घोषित कर देते हैं, ताकि मनुष्य के साथ साथ जो जीव है, जो जानवर है, गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी, इनके भी तो कोई ना कोई स्थान चाहिए जहाँ पर ये अपना जीवन यापन करने के लिए घास लगी हो। दूसरी हम कहते हैं जहाँ पर जैसे वृक्ष लगे हैं या कोई वृक्ष फसलें हैं या उपवन हैं, इनके अधीन जो भी भूमि होती है, इनको हम ना बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ कितने वर्षों से, 5 वर्षों से अधिक समय हो चुका है, खेती का कार्य नहीं हुआ है, उसको हमने तीसरी श्रेणी में डाला है। चौथी श्रेणी की अगर मैं बात कर दूँ, पड़ती भूमि। पड़ती भूमि वह भूमि कहलाती है जो 1 वर्ष या फिर उससे अधिक समय तक कोई खेती नहीं हो, उसे तो हम कह देंगे वर्तमान पड़ती भूमि। और पुरातन पड़ती भूमि जहाँ 5 वर्षों से अधिक तक कोई कृषि कार्य हुआ ही नहीं है, कारण चाहे कोई भी रहा हो, उसे हम कहेंगे पड़ती भूमि। लास्ट हमारा आता है भूमि के उपयोग में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जहाँ पर कृषि कार्य हो रहा हो, लगातार हो रहा हो। शुद्ध से तात्पर्य निवल, 1 वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने भूमि का उपयोग 5 प्रकार से किया। अब अगली जो हमारी बात होगी वो होगी कि भूमि जो है वो निम्नीकरण हो रही है, अर्थात भूमि में जो उर्वरता, जो उपजाऊपन होना चाहिए, जो योग्यताएं होनी चाहिए, वो कम हो रही है। कारण कौन हो सकता है, इसका एकमात्र कारण मनुष्य ही हो सकता है। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स यही कहा है कि भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए इसका उपयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए। अब भूमि जो है निम्नीकरण में आ जाती है। निम्नीकरण मतलब तुच्छ होने लग जाती है, उसकी क्षमता जो है वो कम होने लग जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनन कार्य। खनन का कार्य करेगा कौन, मनुष्य ही करेगा। कौन करेगा, मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। खनन अधिक करके उन खानों को खुला छोड़ दिया जाता है, फिर उनमें कचरा या मलबा इकट्ठा होता है जो कि पृथ्वी के उपजाऊपन के लिए नुकसानदायक है। फिर आता है वृक्षों की कटाई। कई बार मनुष्य के द्वारा क्या किया जाता है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जाती है। हमेशा वृक्ष वही काटना चाहिए जो सूख गया हो, परंतु मनुष्य के द्वारा क्या किया जाता है, अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वनों को काट दिया जाता है। उसके कारण भी भूमि जो होती है, वृक्षों के कारण, वृक्ष की जो जड़ होती है वो भूमि को एक स्थान पर, मिट्टी को स्थायी रखती है, अपर्दन नहीं होने देती है। लेकिन अगर वृक्ष ही कट जाएगा तो उनको रोकेगा कौन। तीसरी बात हम करते हैं अत्यधिक पशुचारण। अत्यधिक पशुचारण मतलब जब पशु जो चढ़ते हैं जिस भूमि पर, उनके खुर से वहाँ की जो भूमि होती है उसे नुकसान पहुँचाते हैं। हाँ, कुछ भूमि होनी चाहिए जो पशुचारण के लिए होनी चाहिए, परंतु अत्यधिक पशुचारण हमें हमेशा ध्यान रखना है। भूमि के निम्नीकरण के कारण कह करके आपको एग्जामिनर 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपको एक देगा खनन कार्य, दूसरा देगा वृक्षों की कटाई, तीसरा देगा पशुचारण और चौथा देगा अत्यधिक सिंचाई। तो आपको उसमें से चूज क्या करना है कि भाई कौन सा नहीं है। पशुचारण नहीं, पशुचारण आवश्यक है परंतु अत्यधिक पशुचारण पर ध्यान देना है। पशुचारण तो हम अगर गाय ही नहीं चराएंगे या कोई जानवर को चराएंगे ही नहीं,
तो उनका जीवन यापन कैसे होगा। अत्यधिक पशुचारण हमेशा निम्नीकरण का कारण माना जाता है। फिर आता है अत्यधिक सिंचाई, इसे जल आक्रांता भी कहते हैं, जलाक्रांता क्षेत्र। वहाँ पर अत्यधिक सिंचाई के कारण जब भूमि पर हवा ही नहीं लगती है, न वो सूखती है और न ही वो उपजाऊ हो पाती है। फिर आता है औद्योगिक जल निकासी, तो जितना औद्योगिक क्षेत्र हमारा बढ़ता जा रहा है उससे निकला हुआ गंदा पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जो है वो भूमि को बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र से जो जल निकासी है वो हमें किसी ऐसे क्षेत्र में करनी चाहिए जहां वो बह जाए, भूमि पर रुके नहीं। नेक्स्ट आता है अपर्दन। अपर्दन से तात्पर्य, अपर्दन कई प्रकार के होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वायु अपर्दन, जल अपर्दन, यहाँ हम मिट्टी अपर्दन की बात कर रहे हैं क्योंकि भूमि का टॉपिक चल रहा है। भूमि में हम मिट्टी अपर्दन की अगर बात करें तो जल के आधार पर, वर्षा के जल से या फिर हवा से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है। तो कई बार ये होता है कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसके स्थान पर बंजर मिट्टी आ जाती है और बंजर के स्थान पर उपजाऊ चली जाती है। तो ये अपर्दन भी एक निम्नीकरण का कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि इनके लिए हम क्या समस्या का समाधान कैसे करें, इस निम्नीकरण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, हम मृदा को क्षरण तथा लवणीयकरण, अन्य प्रकार के क्षरण से बचाने के लिए भूमि और जल प्रबंधन को एकीकृत करना। क्या करना? अच्छी व्यवस्था करना भूमि के जल और प्रबंधन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वनस्पति आवरण की रक्षा करना। जहाँ पर जिस स्थान पर पेड़ अधिक होते हैं वहाँ की भूमि भी एक उपजाऊ भूमि होती है, क्योंकि पेड़ों का जो कचरा होता है, मृदा संसाधन में हम पढ़ेंगे, पेड़ों का जो कचरा होता है वो भूमि पर गिरता है और ह्यूमस में बदलता है, और ह्यूमस जो है मिट्टी के लिए बहुत ही उपजाऊ वाली चीज़ होती है। तो वनस्पति आवरण की रक्षा करना और हवा और पानी के कटाव के खिलाफ मिट्टी के संरक्षण के कुछ प्रमुख साधन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं बड़े पैमाने में हम या वृक्षारोपण कर सकते हैं, वनीकरण कर सकते हैं। चराई का उचित प्रबंध होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा पशुपालन तो आवश्यक है, पर अत्यधिक पशुपालन इसको निम्नीकरण में बदल देता है। बंजर भूमि है अगर उस स्थान पर कोई क्षेत्र में, तो बंजर भूमि को हम उचित खनन गतिविधियों से नियंत्रित भी कर सकते हैं। फिर आता है एक भूस्खलन होती है, जहाँ पर जो मिट्टी है भूमि के ऊपर जो पहली परत पाई जाती है, मिट्टी वाली परत, वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ भूस्खलन हो जाता है, इस कारण वो क्षेत्र है वो बदल जाता है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के द्वारा हम भूमि के निम्नीकरण की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट, भू संसाधन को आप बार बार पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।